ठीक है, तो हमने बेंचेस देखा है, पहले सरफेस को छोड़ देते हैं, तो एक बेंच हो गई, 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है? उसके बाद ये 5 हो गई, उसके बाद ये 6, ये 7, 8, 9, 10 और नीचे ये 11, नीचे 11 बेंच, ठीक है? टोटल कितनी बेंचेस हो गई? टोटल 11 बेंचेस हो गई, ठीक है? और धीरे-धीरे सब क्या हो रहा है? डिप्रेस डाउन होते जा रहा है। सब धीरे-धीरे डिप्रेस्ड डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है? तो बेंचेस के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है? लेकिन ये इसका हाइट मेंटेन नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि ये बाउंड्री पास पहुँच चुके हैं, ठीक है? ये जो इसका ओर है, बाउंड्री पास पहुँच चुके हैं। अगर मान लीजिए हम इतना नहीं करते हैं, तो क्या होगा? ठीक है? अगर ये इस बेंच का जो विड्थ है, हम स्टैट्यूटरी के अमाउंट से रख नहीं रहे हैं, ठीक है? स्टैट्यूटरी अमाउंट से नहीं रख रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर हम स्टैट्यूटरी अमाउंट से रखेंगे, तो क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हमारा ओर होगा, वो छूट जाएगा, ठीक है? कैसे हम देखते हैं उसे? ये आप देखिए। हुँ। ये अगर मान लीजिए, ये जो बेंच की विड्थ अगर हम प्रॉपर रखते हैं, ठीक है? बेंच की विड्थ अगर स्टैट्यूटरी हिसाब से हम प्रॉपर रखते हैं, तो क्या होता? ये जो हमारी बेंच है, ये जो हमारी बेंच है, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक है। इसकी भी अच्छी खासी विड्थ होती है यहाँ से। अगर हम इस बेंच का भी हाइट लेते तो ये इतना तक आता। फिर एक बेंच हो गया यहाँ से, 3 छोड़ दिए, चौथा, पाँचवाँ, फिर ये छठा, 7, इसको भी थोड़ा छोटा ले रहे हैं, फिर भी 8, ये 9, ठीक है? इतना लेते तो क्या होता? ये यहाँ तक आ जाता, ठीक है? ये बेंच होता जो, वो यहाँ तक आ जाता प्रॉपरली अगर हम लेते तो। तो इसमें क्या होता हमारा? ये इसमें क्या होता कि हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल ही क्या हो रहा है कि ये हमारा ओर बॉडी है, ठीक है? इसके नीचे ओर बॉडी है। तो जितना भी हम इसका बेंच का विड्थ को बढ़ाते जाएँगे, तो क्या होगा? बेंच विड्थ को जितना भी बढ़ाते जाएँगे, मेरा ओर ब्लॉक हो जाएगा। ओर ब्लॉक हो गया मतलब मेरा पैसा उसमें फँस जाएगा, ठीक है? तो ये काम हम कब करते हैं? जब हम माइन माइन बाउंड्री के पास पहुँच जाते हैं तब, ठीक है? ये और अच्छे से समझ में आएगी। बस ये थोड़ा-सा इस फिगर में था, तो थोड़ा-सा क्लियर कर दें कि छोटा-छोटा या क्यों है? क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है कि बेंच स्टैट्यूटरी वाइज़ क्यों नहीं है? तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि हॉल रोड के बारे में देखा हमने, ठीक है? इसमें हमने हॉल रोड के बारे में देखा और बेंचेस के बारे में देखा हमने। बेंच किस तरह से होते हैं, बेंच के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं और क्या-क्या देखने को मिलता है। टर्मिनोलॉजीज़ आप समझते जाइए। ठीक है, इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब जब आपको विजुअलाइज़ हो जाएगा, दिख जाएगा, तब हम इस पर आएँगे। हुँ, आप फिगर्स को देखते जाइए, फिगर्स के माध्यम से समझते जाइए। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है एक बैकहो शॉवेल है, क्योंकि इसका जो बकेट है वो इक्विपमेंट की तरफ है, ठीक है? इसको चलिए शॉवेल हम बोलते हैं, बैकहो शॉवेल नहीं बोलते। वर्किंग है, कल तो बताई गई है, लेकिन चलिए हम इसे शॉवेल ही मानते हैं, ठीक है? सिर्फ शॉवेल, बैकहो शॉवेल, डिपर शॉवेल, ड्रॉप शॉवेल कुछ नहीं। शॉवेल है, इसका काम क्या है? एक्सकावेटर मशीन है, ये क्या करेगा? ये जो टॉप सॉइल है, यहाँ पर टॉप सॉइल का लोडिंग चल रहा है, मतलब एलुवियल सॉइल की, ठीक है? लूज़ मटेरियल जिसे हम रेगुलेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टॉप सॉइल एलुवियम की लोडिंग चल रही है। तो ये कहाँ पर बैठा हुआ है? ये सरफेस पे बैठा हुआ है, ठीक है? ये सरफेस पे बैठा हुआ है अभी। अभी माइंस खुल ही रही है, तो समझिए ये सरफेस पे बैठा हुआ है। ये भी यहाँ पर सरफेस है। इसका भी एलिवेशन हम मानते हैं 0, ठीक है? इसका हम एलिवेशन मान लिए 0। उसके बाद क्या है? उसके बाद अ, इसे काटते-काटते हम नीचे आ गए। तो इसका एलिवेशन हम 3 मीटर नीचे मानते हैं, -3। अब समझिए डंपर हमारा -3 पे है, ये जो स्कॉर्पियो खड़ा है ये हमारा -3 पे है और सरफेस पे हमारा क्या है? ये जो शॉवेल है ये हमारा सरफेस पर है, इसका मतलब 0 एलिवेशन पे है, ठीक है? 0 मीटर पे ये भी है, 0 मीटर पे वो भी है, ठीक है? तो हम इसे बेंच कह सकते हैं। ये जो हमारी है जहाँ पे डंपर खड़ी है, ये एक बेंच हो गई हमारी, ठीक है? ये वाली जगह जो हो गई, ये हमारी बेंच हो गई और ये खड़ा कहाँ है? सरफेस पे खड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हुँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से फ़ील आएगी आपको। अब यहाँ पर क्या-क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर एक दिख रहा है सरफेस वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है,
ठीक है। ये सरफेस वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये सरफेस है, ठीक है। ये 0 मीटर एलिवेशन पर मानते हैं हम, फिर इसको सरफेस को 0 मानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेंच कौन सा, इसे हम -3 पर मान लेते हैं, -3 मीटर पे, ये क्योंकि डिप्रेस डाउन है उससे विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या मानते हैं, इसे हम मान लेते हैं -7 मान लेते हैं। चलिए 4 मीटर पे बेंच हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये -7 मीटर हो गई, ठीक। और क्या दिख रहा है हमें यहाँ, और हमें दिख रहा है कि ये जो एलिवेशन है -3 मीटर का, ये वाली जो एलिवेशन है -3 मीटर, और ये वाला एलिवेशन, ये वाला डिप्रेशन कितने की है, ये वाली जो डिप्रेशन है ये है -7। तो दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, 4 मीटर का। तो इन दोनों एलिवेशन को ज्वाइन करने के लिए जो होता है उसे हम रैंप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी है, ये जो रोडवे पास हुई है यहाँ से, इसे हम रैंप कहते हैं, दो एलिवेशन पॉइंट को मिला रही है, ठीक है। इसे हम रैंप कहते हैं, RAMP, रैंप, ठीक है। ये हो गया रैंप की कंडीशन। ये रैंप हो गई, दो एलिवेशन पॉइंट को मिला रही है, उसे रैंप कहते हैं। और स्टैट्यूटरी वाइज इसका कितना है कि एक स्ट्रेच में 50 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा है, 1/10 के करीबन हम रखते हैं इसे। 1/10 से कम नहीं रख सकते, 1/9 नहीं कर सकते, 1/10 1/11 कर सकते हैं, ठीक है, 1/9 नहीं कर सकते। तो ये हमारी रैंप हो गई, ठीक है। और क्या दिख रहा है, सब कुछ ही दिख रहा है। यहाँ से सरफेस को हम देख पा रहे हैं, यहाँ से 0 मीटर एलिवेशन पर माने हैं। फिर एक बेंच नीचे हम आए हैं, वो -3 मीटर के एलिवेशन में माने हैं। फिर एक बेंच नीचे आए हैं, उसे हम -7 मीटर के एलिवेशन में माने। इन दोनों को जो 3 मीटर वाले एलिवेशन, -3 मीटर वाले जो एलिवेशन है, और जो -7 मीटर वाले एलिवेशन, जिसको वो जोड़ रहा है, जो रास्ता उसे जोड़ रहा है, उसे हम रैंप कहते हैं। और उसकी जो लेंथ होगी वो एक स्ट्रेच में 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी एक स्ट्रेच में, ठीक है। आप इसे 30 मीटर रखिए, 20 मीटर रखिए, 25 रखिए, 40 रखिए, 50 रखिए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम होगी चलने में फिर। सर पहले ड्रॉ करके दिखाइए, फिर पिक्चर में समझाइएगा, ऐसा क्या बात, जो पिक्चर में समझ में नहीं आएगी तो फिर ड्राइंग में क्या समझ में आएगी आपको। ठीक है, ड्राइंग्स में समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगी आपको, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी आपको इसमें। ये रैंप हो गई है, और बेंचेस, बेंचेस कौन कौन से हो गए इसमें, ये तो ऊपर वाली सरफेस थी, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस थी। सरफेस के बाद आपको बेंच मिली, ये वाली आपकी बेंच है, ठीक है, विड्थ ऑफ द बेंच है ये। फिर ये वाली नीचे यहाँ पर बेंच आ गई। अब आपको लग रहा होगा सर ऊपर वाली बेंच थोड़ी कम विड्थ की थी, ये वाली ज़्यादा विड्थ की है। तो क्या है, अपने हिसाब से फिर क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इसे मैं मिटाता हूँ, रब करता हूँ इसे मैं, अभी तक ज्वाइन करते हैं लोग, ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ। समझ में आएगी, पेशेंस रखिए, सब कुछ आएगी समझ में, क्वेश्चंस वगैरह डील करेंगे, सब कुछ डायग्राम्स वगैरह सब कुछ हम लेंगे, ज्योमेट्रिकल कंडीशन से भी देखेंगे, ठीक है। ये वाली बेंच आपको लग रही है कि सर ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये वाली ज़्यादा चौड़ी है। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, इसका हम देख लेंगे स्टेचुटरी अमाउंट्स में बेंच की हाइट कितनी रखनी है, फिर यहाँ पर हम होल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर होल लगाएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसको वहाँ से बेंच हम बनाएंगे, विड्थ रखेंगे उसका फिर, ठीक है। इसका जो विड्थ होगा वो यहाँ से हम होल लगा के यहाँ से और बेंच निकालेंगे। तो इसी तरह करते करते हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बॉक्स कट में आज आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि शायद ये डेमो क्लास आपको समझ में कितनी आएगी नहीं आएगी, इसीलिए उसका रिस्क नहीं लिया मैंने आपसे। वो आपको जो क्लासेस होंगी उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। ये स्टार्टिंग ऑफ द माइंस, आज मैं चाह रहा था कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंट्रोड्यूस हो जाए ओपन कास्ट माइंस से, किस किस तरह की होती है, और मैं चाह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजीज के जरिए, ये रियलिस्टिक डायग्राम्स है माइंस की, ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की माइंस से, और वहाँ की ये मैं पिक्चर लेकर आऊँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड और हम देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसे वॉच आउट कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है, नाम है इनलाइटनिंग लाइव्स चैनल का। यहाँ क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है कि हॉल रोड पास होता हुआ, ठीक है, हॉल रोड पास होता हुआ आपको यहाँ से दिख रहा है। वो जो रैंप से उतरा था वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये रोड, ये हॉल रोड है जो कि फेस में जाएगा, ठीक है, ये फेस में जाएगा, इसे कर होते होते ये रैंप है यहाँ से फिर,
ठीक है। फिर यहाँ पर रैंप मिलेगा आपको, जहाँ जहाँ 2 एलिवेशन आ जाएंगे वहाँ रैंप मिलेगा आपको, ठीक है। ये रैंप यहाँ इसको जोड़ेगा, ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ इसको यहाँ से जोड़ेगा, ये रैंप हो जाएगा आपका। और ये जो रेड से दिखाया जा रहा है ये आपका हॉल रोड है। अब आप बोलेंगे कि सर हॉल रोड के किनारे तो पैरापिट वॉल रहता है जो कि ब्रिक से बनाई जाती है, ठीक है। पैरापिट वॉल मीन्स, ठीक है। तो जो रेड से दिखाई जा रही है वो आपकी क्या है, वो आपकी हॉल रोड है, और साइड में उसके क्या है, बर्म बनाया गया, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए था, पैरापिट वॉल होना चाहिए था। तो आप पढ़ते कुछ और है बुक में, लेकिन माइंस में कुछ और आपको देखने मिल जाता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर मतलब अपने हिसाब से नहीं, यहाँ पर डीजेएमएस भी आता है तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी हॉल रोड हो गई, और हॉल रोड के किनारे में क्या दिया हुआ है, बर्म दिया हुआ है। हॉल रोड के किनारे में क्या दिया, बर्म दिया हुआ है। बर्म आपको पता होगा कि ये वाली आपको फ्री एंड दिख रही है यहाँ से, तो डंपर यहाँ से गिर ना जाए रात के समय या दिन के समय भी गिर ना जाए यहाँ से, इसलिए यहाँ पर एक दिया गया है, फेंसिंग टाइप से दे दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ बर्म, ताकि डंपर्स आए तो वो फोल्ड डाउन ना कर जाए, क्योंकि यहाँ से मतलब खाड़ी हो मतलब गहराई हो जाएगी यहाँ से, ठीक ना। इस साइड तो गहराई है, इसलिए बर्म बर्म दिया गया है ताकि वो ऑब्स्ट्रक्ट करे यहाँ से, वो गिरे नहीं, ठीक है। बर्म के डायमेंशंस भी हम समझेंगे, ये वाला समझ ले, ये वाली बर्म है, ठीक है। ये हॉल रोड की साइड में दी गई है, ये बर्म है। दिया जाता है क्या, पैरापिट वॉल, पैरापिट वॉल दिया जाता है, लेकिन दिया क्या गया है, बर्म। पैरापिट वॉल किस चीज़ से बनाया जाता है, ब्रिक वॉल से बनाया जाता है। उसके उसकी डायमेंशंस क्या होती है, टॉप की डायमेंशन होती है नॉट लेस देन 1 मीटर, और जो बॉटम की डायमेंशन है वो नॉट लेस देन 2.5 मीटर, ठीक है। और जो उसकी हाइट होगी वो डंपर की, जो वाइडेस्ट डंपर प्लाइंग ऑन दिस रोड, उसकी टायर की डायमीटर के बराबर होगी उसकी हाइट, ठीक है। इन सब के बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमसे डील करेंगे। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन विल बी डील्ड हियर फ्रॉम डीजीएमएस सर्कुलर, फ्रॉम द सीएमआर एंड ऑल पॉसिबल स्टैट्यूटरी बुक्स, साइड बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बर्म हमें समझ में आ गया कि ये बर्म किस तरह से होता है, ठीक है। बर्म आप समझिए, इसके बारे में फिर बताया जाएगा डिटेल में। ये बर्म है, ये क्या किया गया, फेंस की तरह एक्ट कर रहा है ताकि मेरा डंपर गिर न जाए उस साइड में, इसीलिए बर्म लगाया गया। लगाना क्या चाहिए था, पैरापिट वॉल, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा, हॉल रोड को देखा, ये बर्म को देख लिया, लेकिन इस जगह में होना चाहिए था पैरापिट वॉल, होना चाहिए था, दीवार रहना चाहिए था, ठीक है। और पैरापिट मीन्स क्या होता है, पैरापिट मीन्स होता है टू कवर, ठीक है। पैरापिट मीन्स होता है टू कवर, ये दीवार ऐसे करके बन गई और इसके ऊपर प्लास्टर की जाएगी फिर, ठीक है, तभी उसे हम पैरापिट वॉल बोलते हैं, तभी उसे हम पैरापिट वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर कवरिंग दी जाएगी प्लास्टर की, इसको कवर किया जाएगा। 1 मीटर की ये चौड़ाई होगी, इसे पूरी तरह से कवर किया जाएगा, और नीचे की बॉटम की जो चौड़ाई होगी वो 2.5 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पैरापिट वॉल, PARAPET, पैरापिट वॉल, WALL, ठीक है। ये हो गई हमारी पैरापिट वॉल, दी जानी चाहिए पैरापिट वॉल, लेकिन दी गई है बर्म, ठीक है। और क्या दिख रहा है हमें यहाँ से, और हमें उसी तरह दिख रही है यहाँ पे वर्टिकल वॉल दिख रही है। फिर से आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि सर जो हमारी बेंचेस की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसका भी सेम कंडीशन है, ये अपने बाउंड्री के नज़दीक पहुँच गया है। तो ये इस केस में क्या होता है, अल्टीमेट स्लोप होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। सर हॉल रोड और रैंप के बीच डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, पता किसी नहीं चलेगा, पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा पता। ये आपकी लेवल मानिए, ये ऊपर की लेवल है, तो इसका मान लीजिए एलिवेशन कितना है, -10 मानिए इसे, ठीक है। और इसकी एलिवेशन जरूर ये डाउन है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए कितना, इसे -15 मान लीजिए। तो इन दोनों जो एलिवेशन को जोड़ रहा है उसी को तो रैंप बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों जो एलिवेशन को जोड़ रहा है, इन दोनों जो एलिवेशन को जोड़ रहा है इसे रैंप बोलेंगे। यहाँ पर रैंप होगा, ठीक है, टर्निंग रहेगा, रैंप रहेगा वहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। ये -10 मीटर के एलिवेशन पे है ये हॉल रोड, और ये नीचे वाली है जरूर ये -15 होगी, ठीक है, लोअर डाउन होगी जरूर। तो उन दोनों जो एलिवेशन को मिला रहा है उसे हम रैंप बोलते हैं, और उसकी स्ट्रेच एक बार में 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, इसके बारे में बोल रहे थे कि ये जो आपको वर्टिकल वॉल दिख रही है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो वर्टिकल वॉल है, सर यहाँ पे तो बेंच की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, जबकि यहाँ पर कितने सारे बेंचेस हैं, यहाँ पर बेंच तो बहुत सारी है। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसे, ये देखिए आपको दिखेंगे, जिसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये बेंचेस देखिए आप, ये बेंचेस देखिए आपको, ये सरफेस हो गई, ठीक है, ये एक बेंच,
ये वाली 2 बेंच, ठीक है, ये वाली 3, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये 4, ये वाली होगी 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, 8 बेंचेस हैं। लेकिन लग रही है कैसी आपको, ये वर्टिकल वॉल की तरह दिख रही है, लेकिन ये वर्टिकल वॉल की तरह नहीं है, थोड़ा स्पेसिंग छोड़ा गया है। ये आपका ये जो पेड़ वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, ये तो होना नहीं चाहिए था 3 मीटर में, लेकिन और रियलिस्टिक माइंड से तो आपको दिखेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सरफेस आपको दिख रही है, यहाँ से क्या हो रहा है कि होल रोड पास हो रहा है, और यहाँ से डंपर्स, कोल डंपर्स जो होती हैं वो जाती है क्रशर की और जाती है, यहाँ से कोयला निकलता है इधर से, ये यहाँ से निकल के सीधा गया रैम्प का थ्रू होके सरफेस के थ्रू जाके इधर से निकल के ये क्रशर की ओर जाएंगी वहाँ से, ठीक है। तो ये होल रोड के थ्रू निकल रही है। रैम्प भी आपने देखा, होल रोड भी देखा, बर्म के बारे में समझा, पैरापेट वॉल के बारे में समझाया मैंने, और इसका कंसेप्ट ये है कि इसका जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, जो वर्टिकल वॉल टाइप से आपको दिख रही है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी नज़र नहीं आ रही कि इसकी जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं आ रही, उसका रीज़न यही है कि ये बाउंड्री रीच हो गई है। जब ये बाउंड्री रीच हो जाती है तो ऑल पॉसिबल कोल को जितना निकाला जा सकता है उतना हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, सिर्फ ध्यान में ये रखते हैं कि स्लोप फेलियर ना हो जाए, ठीक है, स्लोप फेलियर ना हो जाए, क्योंकि ऊपर से तो हमारे यहाँ से डंपर पास होगी, तो स्लोप फेलियर ना हो जाए, ऊपर में रास्ता है हमारा, गार्डलैंड ड्रेन ऊपर में बनेगा, सरफेस फीचर होंगे कुछ ना कुछ वहाँ पे, ऑफिसेस वगैरह होंगे, तो उन सब का ध्यान रखते हैं कि स्लोप फेलियर ना हो जाए, और जो हमारा अल्टीमेट स्लोप है नियर अबाउट 70 डिग्री 80 डिग्री तक हम लोग रखते हैं, इसी कारण ये आपको वर्टिकल वॉल टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चन मतलब कि कोल जितने भी निकालने होते हैं हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सेम तरह से समझिए जिस तरह की पैनल में होता है सर, आर दोज एडिट्स, नो एडिट्स नहीं है, ये एडिट नहीं है, उसके बारे में बताता हूँ, मैं सब कुछ ही बताऊंगा आपको, सब कुछ ही बताऊंगा उसके बारे में, आप सब्र कीजिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये वर्टिकल वॉल टाइप से क्यों है यहाँ पर, तो बता दिया कि ये बाउंड्री रीच कर गया, और जितने भी पॉसिबल कोयले होंगे, जैसे कि ये वाला कोयला का सीम है, ठीक है, ये कोयला का सीम है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर बेंचेस छोड़ता जाता ऐसे करता जाता, 8-9 बेंचेस है, तो ये यहाँ तक आ जाती है, तो इतना कोल मेरा ब्लॉक हो जाता। तो इसलिए जब लास्ट स्टेज होता है हमारा माइंस का, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी मतलब पॉसिबल होते हैं कि कोयला निकाल सकता हूँ उतना मैं निकाल लेता हूँ। जैसे सेम जिस तरह के पैनल में होता है, जब डिपिलरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, रिप छोड़ते छोड़ते जाते हैं, ठीक है, रिप छोड़ते छोड़ते जाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर कि रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है कि जुडिशियसली हम रिब को भी काट लेते हैं। तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है कि जुडिशियसली यहाँ भी देखा जा रहा है कि स्लोप फेलियर हमारा ना हो, और उस हिसाब से हम बेंचेस का विड्थ को घटाते हुए जाते हैं। जब हम बेंचेस का विड्थ को घटाएंगे तो क्या होगा, वो उसका स्लोप बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो उसका स्लोप बढ़ते ही जाएगा, तो जरूर यहाँ पर सबका स्लोप बढ़ते जाएगा। अगर हम टॉप का क्रेस्ट बेंच को लेते हैं, टॉप का टू पीपल सेंटर्ड टॉप का क्रेस्ट बेंच को अगर हम लेते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए ये वाली क्रेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से लेके इसका टो को मिलाएंगे तो ये दिख रहा है आपको वर्टिकल टाइप से हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो 2D में ही दिखेगा आपको, तो ये लगभग आपके 80 डिग्री होगी, ठीक है, ये लगभग आपकी 80 डिग्री होगी, ये लगभग आपकी 80 डिग्री हो जाएगी अल्टीमेट स्लोप के बारे में बताऊंगा, वो क्या है, टॉप ऑफ द बेंच की क्रेस्ट, और जो लास्ट स्टेज में आती है हमारी माइंस, तो उसकी बेंच की टो से जो लाइन मिलती है और जो वो स्लोप बनाती है उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्लोप, ठीक है। तो ये हमारी अल्टीमेट स्लोप होगी, ये लगभग 80 डिग्री के लगभग में है, ठीक है। तो ये किस लिए हम करते हैं, ताकि मेरा कोल छूटे नहीं, कोयला अगर मेरा छूट गया है इसका मतलब मेरा कोयला ब्लॉक हो गया, वहाँ कोयला ब्लॉक का मतलब क्या है कि मेरा मनी ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो सारा सारा चीज़ ही हम करते हैं कोयले के लिए ही, और लेकिन एक्सीडेंट ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और फिर उस हिसाब से हम अल्टीमेट स्लोप को डिसाइड करेंगे कितना अल्टीमेट स्लोप हमें रखना है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। लोगों ने पूछ रहा था ये क्या है सर, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या एडिट्स है, नहीं ये एडिट्स नहीं है, ये क्या है, सेलोवर सीम है, ठीक है, इस यहाँ पे 4 सीम है, 4 सीम है यहाँ, ये वाली टॉप सीम है, तो इस टॉप सीम में क्या हुआ, मतलब सामने थी सरफेस से सामने होने के कारण क्या हुआ है यहाँ पे कि लोगों ने इसमें इलीगल गैलरीज चलाई, ठीक है, इलीगल माइंस है, इसकी कोई भी मतलब कि कोई भी डायमेंशन सही नहीं है, इसमें इलीगली माइनिंग की गई है और उन्होंने कोयले को निकाला। तो अब इस माइंस को जो भी लेगा, जैसे कि प्राइवेटाइज सेक्टर ने अगर इस माइंस को लिया है तो उसका लॉस हो गया, क्योंकि उसका कोयला यहाँ से गायब हो गया है। तो यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं अवैध अवैध माइनिंग के कंडीशन में, ठीक है, और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, और उसी के कारण ये जो माइंस है ये फायरी भी है, ठीक है।
ये माइंस फायरी भी है। तो फायरी सीम के कंडीशन में क्या क्या लिया जाता है, सब कुछ ही आपको डिटेल में बताया जाएगा कंडीशंस को लेते हुए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस के कंडीशन में कैसे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। और आप माइंस में अगर जाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए सारी ही चीज़ों को आपको डील कराया जा रहा है। तो आपने यहाँ पे कोल सीम को देख लिया, ये वाली कोल सीम है, ठीक है, ये डीप साइड में जा रही है। डीप साइड में जितना भी जाएंगे ये ग्रेडियंट इसकी बढ़ती ही जाएगी, ग्रेडियंट बढ़ती जाएगी बोल रहा हूँ। ये डीप डेप्थ की तरफ चलती ही जाएगी। आपको दिख रहा होगा ये वाला ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर डेप्थ यहाँ नहीं है, तो यहाँ से कोयला कम निकाला गया, इसी कारण आपको ऊंचा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, सरफेस को देखा, ठीक है, डिफरेंट बेंचेस को देखा जो कि स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये एंड ऑफ द ये हमारी माइन बाउंड्री को रीच कर गई है, ये हमारी माइन बाउंड्री को रीच करके, ये हमारी माइन बाउंड्री है, ठीक है, ये माइन बाउंड्री हमारी है। माइन बाउंड्री मीन्स हम 7.5 मीटर कम ही लेते हैं, तो माइन बाउंड्री थोड़ी सी आगे होगी, लेकिन 7.5 मीटर पीछे तक ही लेते हैं हम, ठीक है। तो वो हम रीच कर गए, इसीलिए यहाँ पर हम वर्टिकल वॉल टाइप से बना के जितना पॉसिबल कोयला था उसे हमने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टर्मिनोलॉजी समझते जाइए, इसके रिगार्डिंग सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या दिख रहा है, ये सेम पहले वाला ही पिक्चर है। ये देखिए सरफेस से निकलने के लिए ये वाला रास्ता है, ये जो कोयला जो लेके निकलेगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, फिर इस रास्ते से निकल जाएगा। पहले निकलता था कहाँ से, पहले निकलता था यहीं से निकल जाता था, यहाँ से कोयला लेके, यहाँ से कोयला लेके और इस साइड मुड़ के ये निकल जाता था और फिर क्रशर की तरफ चले जाता था। अब चूंकि इसका ग्रेडियंट यहाँ से ज़्यादा हो रहा था, स्टीपर हो रहा था ग्रेडियंट को, तो इसे क्या किया गया, इस रास्ते को छोड़ के ये रास्ता अपनाया गया ताकि ग्रेडियंट मिलाया जा सके। ये फिर इस तरह से होकर इधर से मुड़ के वो क्रशर की तरफ जाना शुरू हुआ। यहाँ नहीं आएगा, वो इधर से होकर इसे कर जाएगा, ठीक है। तो रैंप आपको समझ में आ गया, यहाँ पर 2 रैंप है, रैंप 2 है। एलिवेशन पॉइंट जहाँ भी आ जाएगा वहाँ आपको रैंप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली एक रैंप हो गई और यहाँ भी एक रैंप हो गई, ठीक है। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ भी रैंप थी, ये भी रैंप है, ठीक है। तो कितनी रैंप हो गई, यहाँ पर आपको कितनी रैंप दिख रही है, यहाँ रैंप आपको दिख रही है, 1 रैंप, ये 2 रैंप, ये 3 रैंप, ठीक है। हाँ, ये देखते हैं बर्म के बारे में, देखते हैं। बर्म कहाँ कहाँ यूज होता है, बेंच में यूज होती है बर्म, और डंप यार्ड में, ठीक है। लेकिन वहाँ हॉल रोड में बेंच था तो गलत है, स्टेचुटरी के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। बर्म ये है, ये क्या कर रहा है, ये डंपर आया और बर्म के थोड़ा दूर में ही यहाँ से, ये गलत तरीका है, ये इसको क्या करना चाहिए था कि यहीं तक रहता ये, ठीक है, ये यहीं तक ही आता और यहीं पर ये अनलोड कर देता। ये अपने जो बॉडी है, डंपर की जो बॉडी है, ये इसे अनलोड करता यहीं पर आके, फिर डोजर होता है यहाँ पर, डोजर आके डोज करके वो यहाँ तक लेके आता है। लेकिन ये जो तरीका है ये सही नहीं है, ये पूरे ही बर्म के साथ चिपक गया और वहाँ से ये अनलोड कर रहा है। और यहाँ पर दिख रही है कि टॉप सॉइल और हार्ड सॉइल दोनों ही है, तो हो सकता है कि वो स्लाइड करके गिर सकता है पीछे में, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये क्या होता है कि दूर में ही, थोड़ी सी दूर में ही यहाँ पर ही ये डोजर डंप करेगी, और फिर जो डोजर बोल रहा हूँ, डंपर डंप करेगी और डोजर आके इसे फिर पुश करते हुए यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ रही है आपको, एक सेकंड, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ रही है आपको कि ये बर्म क्यों बनाया जाता है, ताकि डंपर हमारा टॉपल डाउन ना हो जाए नीचे, ठीक है। इसमें हम समझते हैं कि इसका स्लोप जो है, स्पॉइल बैंक का स्लोप कितना होता है, वो 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को बर्म के डायमेंशंस क्या है, जो टॉप विड्थ होगा इसका वो नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी बॉटम की विड्थ होगी वो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी एंगल ऑफ रिपोज पे, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज पे। अब बहुतों को समझ में नहीं आता है, यहाँ पे लोग पूछते हैं कि सर एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड तो करेगी, लेकिन विड्थ क्या होगी उसकी, ठीक है। वो पूछते हैं कि सर एंगल ऑफ रिपोज पर तो डिपेंड करेगी, लेकिन जनरली विड्थ हम रखते क्या है, तो जनरली विड्थ हम कैसे रखते हैं वो आप समझिए इस, ठीक है। तो टॉप की जो हमारी विड्थ होगी, जो हमारी टॉप की विड्थ होगी बर्म की, वो कितनी होगी, वो होगी नॉट लेस देन
30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कम चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ये जो विड्थ है ये 30 सेंटीमीटर से कम चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ तक समझ लीजिए, ये 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है, इस जो मटेरियल है एंगल ऑफ रिपोज कितना है। एंगल ऑफ रिपोज किसे हम कहते हैं, कॉपी पर एक पत्थर को रखिए और उसे इंक्लाइन करते जाइए। ठीक है, कॉपी पर एक पत्थर को रखिए, उसे इंक्लाइन करते जाइए जब तक वो गिर ना जाए। जब वो गिरने लगे तो समझ लीजिए ये इसका एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, जब वो गिरने लगे तो समझ लीजिए उस मटेरियल का वो एंगल ऑफ रिपोज। ये डिपेंड करता है वेट पर भी, और स्टिकी नेचर की मटेरियल है तो उसका एंगल ऑफ रिपोज जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो इसका बेस होता है वो डिपेंड किस पर करता है, एंगल ऑफ रिपोज पे। तो एंगल ऑफ रिपोज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम समझते हैं इसे, अब हम इसे समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारी टॉप विड्थ है 30 सेंटीमीटर, उसके बाद जो एंगल ऑफ रिपोज है इसका कितना है, तो एंगल ऑफ रिपोज इस हिसाब से मान लीजिए जैसे कि ये वाली हमारी टॉप हो गई। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज उसके हिसाब से हम कितना रखेंगे, ये ऐसे कर देंगे हम इसको। ठीक है, ऐसे कर देंगे। मान लीजिए ये कितना हो गई, ये वर्टिकल के, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना ली एंगल, एक सेकेंड, ये वर्टिकल के साथ बना ली 30 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 30 सेंटीमीटर जिसे हमने लिया था, ये जो हम 30 सेंटीमीटर इसे हम लिए थे। ठीक है, ये जो 30 सेंटीमीटर हमने लिया था, टॉप का विड्थ कितना लिया था, 30 सेंटीमीटर। अब इस मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, तो इसे हम उस हिसाब से 30 डिग्री मेंटेन कर देंगे इसको। तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि इसका जो विड्थ होगा नीचे का कितना होगा। ठीक है, उस हिसाब से जैसे कि यहाँ का विड्थ हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर है और इसका एंगल हो गया 30 डिग्री, तो इसका हिसाब से हमें हमें तो पता चल ही जाएगा कि इसका विड्थ क्या होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा क्यों इसके बारे में बताया नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब बोल दिया गया वहाँ कि इस मटेरियल के एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगा, तो उसकी चौड़ाई तो हमें पता चली गई। फिर जो भी एंगल ऑफ रिपोज के जो भी मटेरियल जो वहाँ डंप किया जा रहा होगा, उसका एंगल ऑफ रिपोज हम देख लेंगे और हमें पता चल जाएगी कि इसके जो बॉटम विड्थ होगी वो क्या होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गई होगी। और डेमो क्लास से ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कर सकते हम, आगे भी थोड़ी सी टॉपिक्स को देख लेते हैं। और ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी जब आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। और डिस्कशंस वगैरह भी अच्छे अच्छे खासे होंगे, और डाउट क्वारीज वगैरह, डाउट काउंटर्स भी लगेंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड और हम कुछ देख लेते हैं इसमें, कुछ क्या कुछ देखने को मिल सकता है इसमें हमें। और हमने देख लिया इसमें बर्म देख लिया। ठीक है, और डंप के स्लोप को देख लिया हमने। ठीक है, डंप के सर ओबी का मैक्सिमम हाइट, हाँ ओबी का मैक्सिमम हाइट जो होगा वो स्पॉइल बैंक के केस में 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमें अगर रखना है तो उसे हम टेलीस्कोपिक डंप बोलते हैं। और हम टेलीस्कोपिक डंप ये स्लाइड्स में है, पूछने की जरूरत नहीं, सारी ही चीज़ें डिस्कस की जाएगी। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको समय दिया जाएगा। ठीक ना, बर्म का हाइट क्या होगा, बर्म का हाइट होगा रेडियस के बराबर। ये जो चक्का है इसका व्हील जो है ये रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, ये रेडियस के बराबर होगा इसका, रेडियस से मतलब बराबर बोल रहा हूँ मैं, रेडियस से कम नहीं होगा। ठीक है, ये जो रेडियस है उससे कम नहीं होगा। हॉल पैक और डंपर में क्या फ़र्क होता है, हॉल पैक बड़ी साइज़ की होती है और डंपर समझ लीजिए छोटी साइज़ की होती है, अपना अपना समझने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, अपना समझने के लिए मान लीजिए कि वो जॉइंट होती है थोड़ी सी, और ये जैसे इसे भी हम हॉल पैक ही बोलेंगे। और जो नॉर्मल हमारी डंपर होती है जो कि कल हमने दिखाया था, उसे हम डंपर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हॉल पैक वगैरह ऐसा कोई खास तो जिक्र कहीं आया नहीं है, वैसे डंपर ही बोलते हैं हम लोग। रुकिए एक सेकंड, डंपर ही बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। और क्या क्या देखा कि ये जो यहाँ आके सामने में आके एकदम एकदम बर्म के सामने में आके डंप कर रहा है, ये सही नहीं है। इसे सामने यहीं पर डंप करना चाहिए था, डोजर उसे ठेल के यहाँ तक लेके आएगा। ठीक है, तो ये भी हमने हमने देख लिया। और टेलीस्कोपिक के बारे में हम बाद में स्लाइड्स में हमारी आएगी, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो स्पॉइल बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। टेलीस्कोपिक के रिगार्डिंग और स्लाइड्स में आएंगे बाद में, हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हमने इसका हाइट के बारे में डिस्कस किया, स्लोप एंगल के बारे में डिस्कस किया, बर्म के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और ये जो डोजर कर रहा है ये एक्टिविटी सही नहीं है, इसमें एक्सीडेंट अकर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक, ये देखिए बर्म यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये हमारी समझ लीजिए अगर ये बेंच है हमारी, तो साइड में, बेंच के साइड में भी बर्म हम बनाते हैं, और सेम डायमेंशंस होगा जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, हम अच्छी तरीके से देखते हुए चलेंगे चीज़ों को।
फिगर छोटी कर लेता हूँ तो अच्छी तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो जैसा कि रैंप के बारे में बहुतों को डाउट हो रहा था, तो रैंप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जो दो एलिवेशन को जोड़ रहा है, मान लीजिए इसकी एलिवेशन मान लीजिए उस समय माने थे कितना, हम -10 माने थे, ऐसे हम मान लेते हैं -15, तो दो एलिवेशन हो गया। ठीक है, दो एलिवेशन हो गए यहाँ पे। एक एलिवेशन हमारी कितनी, एलिवेशन बोलो, डिप्रेशन हो गए यहाँ पे। एक डिप्रेशन हमारी कितनी है, -10 मीटर, एक डिप्रेशन कितनी है हमारी, -15 मीटर। ठीक है, तो दो एलिवेशन को जो जोड़ रहा है उसे हम रैंप कहते हैं। ये हमारी रैंप हो गई। यहाँ हमारी रैंप दिख रही है। ठीक है, और रैंप क्रिएटेड बाय ड्रैग लाइन, वो सब में मत जाइए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाना मकसद रैंप ही था। और बर्म यहाँ भी है, देख लीजिए, यहाँ भी पैरापेट वॉल नहीं है, यहाँ भी बर्म ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर माइंस में बर्म ही होती है, क्योंकि कब रोडवे कौन सा रोडवे चेंज हो जाएगा ये तो कोई फिक्स होती नहीं है, चेंज होती ही रहती है, इसलिए हम इसे ब्रिक वॉल की नहीं बनाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और हाँ, होल रोड का बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बोले थे, हम धीरे धीरे किया जाएगा, सब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए काम किया जाएगा। एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है, होल रोड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए होल रोड है। ये जो होल रोड है, इसकी ग्रेडियंट कितनी होगी, नॉट मोर देन 1/16, 1/16 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जब एज पर एग्जाम्पल 1/15 नहीं होगी, 1/14 नहीं होगी। ठीक है, और ये 1/16 से कम हो सकती है, डेट इज 1/17 हो सकती है, 1/18 हो सकती है। ठीक है, तो ये कम बेसी का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा हॉल रोड है। ये प्रॉपर जगह नहीं है इसमें पूरे ही बताने का, मैं इसे लेटर ऑन डिस्कस में करता हूँ स्टेचुटरी चीज़, थोड़ी सी और हम थोड़ा सा ग्रेस्प कर लेते हैं इसे माइंड्स को, और उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा देखिए, स्लाइड्स थोड़ी सी देखते जाइए ताकि ग्रिप आ जाए आपको थोड़ी सी। उसके बाद हम स्टेचुटरी थिंग्स को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये जो जा रहा है ये रैंप है। ठीक है, ये रैंप है, ये हमारी हॉल रोड है। ठीक है, यहाँ भी दो एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रैंप कर रहा है। ठीक है, तो रैंप के बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक स्ट्रेच में रैंप कितना मीटर लंबा होगा, 50 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, डीजीएमएस में तो आता है कि रैम में सिर्फ क्रॉलर माउंटेड मशीन ही चलेंगी। डीजीएमएस सर्कुलर 976E में है शायद, ये क्रॉलर माउंटेड मशीन ही चलेंगी, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो और इसे हम हॉलपैक्स भी बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी डंपर से इसे हम हॉलपैक्स भी बोलते हैं और डंपर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आ गई, और थोड़ा सा हम देखते हैं स्लाइड्स में। ये हमारी क्या है, ये हमारी हॉल रोड है। ठीक है, ये हमारी हॉल रोड है। ये हमारी हॉल रोड है। अब ये थोड़ी सी चौड़ी जगह मिली है, अब हम थोड़ा सा स्टेचुटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा कि हॉल रोड का क्या कंडीशन से दिया गया है। ठीक है, तो डीजीएमएस सर्कुलर में क्या लिखा गया है कि जो हॉल रोड होगा वो कैसा होना चाहिए, बीच में डिवाइडर रहेगा, यहाँ एक सेकेंड, बीच में यहाँ डिवाइडर रहेगा। ठीक है, बार बार टेढ़े क्यों बन जा रहे हैं। ठीक है, ये बीच में स्ट्रॉन्ग डिवाइडर दिया जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग डिवाइडर दिया जाएगा। ठीक है, और दोनों का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, साइड वाली रोड का, ये W+5। W क्या है यहाँ, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट प्लाइंग डंपर। ठीक है, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट प्लाइंग डंपर, ये जो विड्थ है हमारी डंपर की, ये 1 W हो गई प्लस 5 मीटर। विड्थ ऑफ वाइडेस्ट प्लाइंग डंपर एक साइड की होगी, फिर यहाँ पर W+5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी जनरल कंडीशंस है, हॉल रोड हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, जनरली हमारी इस तरीके की हॉल रोड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डीजीएमएस सर्कुलर में और क्या लिखा हुआ है कि इफ दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर यह पॉसिबल नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, ये तो नॉर्मल कंडीशंस में है कि आपको पूछा गया कि हॉल रोड की विड्थ क्या होगी, तो ये तो W+5 हो गई और बीच में डिवाइडर हो गया, फिर W+5, ये हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन। बस लेकिन ये अगर पॉसिबल नहीं हुई तो कंडीशन है वहां पर कि अगर यह पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको भी देखते हैं। ये देखिए, ये अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम वेट कितना रखेंगे, 3W+5।
3W+5, ठीक है। तब विड्थ कितना रखेंगे, जब हम डिवाइडर नहीं दे पा रहे, जब वो पॉसिबल नहीं है तब। नॉर्मल कंडीशन हमारी क्या है कि बीच में डिवाइडर होगी और W+5 होगी विड्थ, लेकिन जब वह पॉसिबल नहीं हुआ तब हम क्या रखेंगे, 3W+5 करेंगे। जब कंडीशन आपको दी जाएगी आप अकॉर्डिंगली ऑप्शंस के रिगार्डिंग आप सावधान रहें और उससे फिर डील करें। जब कंडीशन वहाँ दी जाएगी तो 3W+5 होगी, जब वह पॉसिबल नहीं है या कंडीशन दी जाएगी तब। तो हमने दो पैरामीटर्स पढ़ लिए इसके, ठीक है। होल्ड रॉड के दो कंडीशंस, पैरामीटर बोल रहा हूँ, दो कंडीशंस पढ़ लिए, ठीक है। एक कंडीशन और है इसका कर्व में, चलिए उसको कर्व में डील हम करेंगे, ठीक है। कर्व आएगी, अभी स्लाइड्स आएगी तो कर्व में अच्छी तरीके से डील करेंगे। तो सारी ही चीज़ें हमने इसके बारे में, होल्ड रॉड के बारे में मोटा मोटी देख ली, कर्व की कंडीशन बच गई। यहाँ भी देखिए बर्म ही है, ये पाइप पास हो रहा है, ये मत समझिए कि ये पैरापिट वॉल है, ये पाइप पास हो रही है, सम्प से पाइप पास हो रही होगी, ठीक है, पानी इसमें जा रही है, और यहाँ भी बर्म ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम माइंस में आपको बर्म ही मिलेगी साइड, होल्ड रॉड के साइड में, ठीक है। तो सब कुछ ही देख लिया हमने, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलता है। हाँ, ये आ गई कंडीशन हमारी कर्व की, ठीक है। यहाँ हम कर्व के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कर्व के बारे में क्या बोला गया है, यहाँ भी देखिए आपको बर्म ही दिख रही है, ठीक है, यहाँ भी बर्म ही दिख रही है। कर्व के बारे में क्या बोला गया है, कर्व के बारे में बोला गया है कि 3 टाइम्स दी ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर कर्व में विजिबल नहीं है तो ये कर्व है, और अगर 3 टाइम्स दी ब्रेकिंग डिस्टेंस इसे विजिबल नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या हम करेंगे। बहुत सारी कर्व ऐसी होंगी जहाँ पर विजिबल रहती है तो वहाँ हम ये इंतजाम नहीं करते, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कर्व आ जाती है और वहाँ पर 3 टाइम्स इसकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, वो अगर विजिबल नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे कि बीच में स्ट्रॉन्ग डिवाइडर का इंतजाम करेंगे, कर्व के केस में, ठीक है। बीच में स्ट्रॉन्ग डिवाइडर का इंतजाम करेंगे, और जो दोनों की विड्थ होगी, दोनों साइड की विड्थ होगी, वो कितनी होगी, 2W+3, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें हमने यहाँ पर होल्ड रॉड के रिगार्डिंग जान ली, ये क्वेश्चंस में भी आएगी आपकी, ठीक है। ये तो हमने देख ली कि क्या क्या कंडीशंस है, ये क्वेश्चंस में भी रिपीट की जाएगी और आपको ये अच्छी तरीके से ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से आप ग्रिप बना लेंगे इसमें आप। तो अगर कर्व की कंडीशन आती है और वहाँ हम 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर विजिबल नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, वहाँ स्ट्रॉन्ग डिवाइडर लगाएंगे और दोनों साइड की जो हमारी विड्थ होगी होल्ड रॉड की वो कितनी होगी, 2W+3, ठीक है। तो ये भी हमारी कंडीशन क्लियर होगी। ये आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप टेंशन ना लें कि बार बार मिटा दी जा रही है, ये पीडीएफ आपको अवेल करवा दी जाएगी इन डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स, इन यूट्यूब चैनल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ आपको मिल जाएगी। बहुत लोग पूछ रहे थे टेलीस्कोपिक डंप क्या होता है, देखिए पूछने की जरूरत नहीं है, सारे ही स्लाइड्स में आपके सवाल के जवाब हैं। टेलीस्कोपिक डंप देखिए, ये बेंचेस के फॉर्म में है, एक बेंच, 2 3 4 5, ऊपर में भी 6 है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक डंप। स्पॉइल डंप की हाइट कितनी थी, 30 मीटर, ठीक है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करनी है, इससे ज़्यादा अगर करनी है तो क्या करना होगा हमें, टेलीस्कोपिक फॉर्म में नेम, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा इनलाइटेनिंग लाइव्स, ENLIGHTENING लाइव्स, ठीक है। इनलाइटेनिंग लाइव्स हमारे चैनल का नाम है। वहाँ पर ढेर सारी ही वीडियोस अपलोड की गई हैं, आप उसे अच्छी तरीके से देखें। और टारगेट होता है हमारे कि हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएँ, फील्ड एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से दे पाएँ विथ कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव जोन से भी हम अच्छी तरीके से आपको अवेल करवा पाएंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, नोट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह और क्लासेस भी, और आप फील्ड में अच्छी तरीके से काम कर सकें, क्योंकि सब्सिडरीज की वैकेंसीज तो वैसे भी कम हो रही है, और आप लायक बन सकें प्राइवेटाइज माइंड्स में जाने का। इसीलिए हमने ये बीच में जो माइंडसेट है स्टूडेंट का और जो माइंडसेट है ओनर्स का, एचआर का, वो उसका गैप कम कम करने के लिए, क्योंकि उनसे पूछा जाता है तो वो सीधा बोलते हैं फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें बर्डन नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जो गैप है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और उनको पता नहीं होता है फील्ड्स के बारे में, तो हम फील्ड्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, यहाँ पर फील्ड्स को दिखाते हुए चलेंगे, किस तरह की लोडिंग होती है, सब कुछ ब्लास्टिंग रिलेटेड चीज़ें एकदम एक एक चीज़, कनेक्शन किस तरह से की जाती है, होल्स में कनेक्शन किस तरह से की जाएगी, डीटीएच की, टीएलडी की, हर चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको, ठीक है। और आपको समझ में आएगा, ग्रिप आएगा, और वहाँ की जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी आपको बताई जाएगी, ताकि वहाँ जाके आपको
अनजाना महसूस ना हो, वहाँ आपको नॉन टेक आदमी भी एक उल्टा-पुल्टा कुछ बोल ना सके कि यार तुम लोग पढ़ के आया माइनिंग इंजीनियर, बैकलोडिंग नहीं आता है, तुमको साइड लोडिंग नहीं आता है, डीपर शॉवेल को हम फ्लोर पर रख के लोडिंग करवाते हैं, ये नहीं पता है, और बैक हो शॉवेल को हम ऊपर में बेंच के ऊपर में लोडिंग करवाते हैं और उसे फ्लोर में भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो टेलीस्कोपिक डंप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। टेलीस्कोपिक डंप की हाइट के बारे में लोग बहुत चर्चित होंगे, परेशान होंगे कि इसकी हाइट क्या होगी सर। तो इसकी हाइट के बारे में इसकी दो चीज़ें आती हैं, 90 मीटर भी आती है और 100 मीटर भी आती है। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिखे वो आप मार के चलाइएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ उतना क्लियर नहीं है। 90 मीटर और 100 मीटर दोनों ही दिखने को मिलता है। ठीक है, टेलीस्कोपिक डंप के केस में। ठीक है, टेलीस्कोपिक डंप को हमने देखा यहाँ पे, और उससे क्या किया गया है कि बेंचेस के फॉर्म में रखा गया। हाँ, इसके बारे में हमने एक चीज़ नहीं बताई, इसका स्लोप कितना होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल स्लोप जो इसका होता है वो कितना होना चाहिए, वो आपका क्या दिया गया है, वो आपका 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल है। ये लगभग तकरीबन आपका कितना आ जाता है, ये तकरीबन आपका आता है 33.7 डिग्री आता है। ठीक है, 10 इनवर्स करके जब हम निकालेंगे इसे बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन हाइट करके, तो वो आता है 33.7 डिग्री। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि 37.5 डिग्री तकरीबन होता है। और टेलीस्कोपिक के केस में पूछा जाए तो वहाँ रेगुलेशन के हिसाब से लिखा गया है कि 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। जब भी 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल दिखे तो आप समझिएगा कि वो टेलीस्कोपिक है। और आपको अगर टेलीस्कोपिक के बारे में पूछा जाए तो आपको यही ध्यान रखना है कि 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। और अगर आपको स्पॉइल डंप के बारे में पूछा जाए, सीधा स्पॉइल डंप के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या वहाँ पर देखेंगे कि 37.5 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही केस में अलग अलग है, ये आप ध्यान में रखिए। ओपन कास्ट के रिगार्डिंग जो रेगुलेशन है 105, 106, 107, 108, 109, 110 अच्छी तरीके से उसे पढ़िएगा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें उसे। ठीक है, और क्या दिख रही है हमें, हाँ ये फोटोज तो हम मिस ही कर दिए थे। ठीक है, ये देखिए, तो डंप यार्ड में किसका किसका काम होता है। डंप यार्ड में तो डंपर गया, डंप करके ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। डंपर क्या किया कि दूर में ही डंप करके चला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डंपर क्या किया, यहाँ पर मटेरियल को डंप करके चला गया दूर में ही। डोजर का काम क्या है कि ये इसे पुश करेगा अपने ब्लेड से और नीचे डोज कर देगा मटेरियल को, नीचे धकेल देगा मटेरियल को। वो भी डायग्राम वो भी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये हमारी डोजर है। इसके बारे में सारी अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, ये मशीनरी के लेक्चर्स में डील की जाएंगी इस सारे पार्ट्स के बारे में, रोलर के बारे में, कौन सा ड्राइविंग स्प्रॉकेट है इसमें, कौन सा ड्रिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मिला के यहाँ पे डंप किया जा रहा है। यहाँ पर टॉप सॉइल की ओबी है और ये सेल है। ठीक है, ये सेल है और ये टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल मीन्स एलुवियम। ठीक है, ये टॉप सॉइल है, ये वाली येलोइस वाली, और वो सेल है। तो दोनों ही मिक्स करके डंप किया जा रहा है। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि टॉप सॉइल जो होगी उसको अलग से डंप किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉप सॉइल को बर्बाद किया जा रहा है। टॉप सॉइल बहुत प्रीसियस है लेकिन यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल माइंड है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जाते हैं और ज़्यादा ईसीएल माइंस पे भी ज़्यादा नहीं किया जाता है। सब अपनी कॉस्टिंग को ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा लीड ना बढ़ जाए हमारा, इसीलिए वो सामने ही वाले ही डंप में डंप कर देते हैं। लीड मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा सॉवेल लोड कर रहा है मटेरियल को और जहाँ पर डंप कर रहा है, द डिस्टेंस जो बिटवीन है उसके, कि ये मान लीजिए डंप है, DUMP डंप। ठीक है, और यहाँ पर सॉवेल मान लीजिए कि सॉवेल यहाँ से मटेरियल डंपर को लोड कर रहा है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके जहाँ पर डंप कर रहा है, मान लीजिए कि 900 मीटर है, तो 900 मीटर क्या हो जाएगा हमारा, लीड हो जाएगा एक साइड का ना, दोनों साइड की नहीं कि आना और जाना, एक साइड का। उससे हम क्या बोलते हैं, लीड। सीधा ही माइंड से जाइएगा तो बोलेगा लीड कितना है इसका, तो लीड मतलब समझ जाइए कि जहाँ से डंपर लोड होके आया है और जहाँ डंप कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या हम बोलते हैं, लीड बोलते हैं, LEAD लीड। ठीक है, लीड बोलते हैं इसे। ये बहुत कॉमन टर्म है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है,
ये सब चीज़ें से अवगत रहेंगे तो फिर माइंस में आप काम करने जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप जा पाइएगा, मेन बात ये है। इंटरव्यूज़ वगैरह में कुछ अगर पूछी जाती है तो आप उसे डील कर पाएँगे। ठीक है, तो डोज़र यहाँ डोज़ करने का काम किया, डंपर आके डंप करके चल गया, बर्म से थोड़ा पीछे ही, उसके बाद डोज़र उससे डोज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, डोज़र कम से कम थोड़ा इसी स्लाइड में सब कुछ बता रहे हैं, थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये वाली देखिए, ये क्या है? ये क्रैक पड़ गई। ठीक है, ये क्रैक पड़ गई। नीचे भी दिखेगी, यहाँ देखिए क्रैक, ये क्रैक है और ये वाली और भी अच्छी तरीके से यहाँ दिख रही है आपको। ठीक है, ये डंप यार्ड में क्या हुआ, क्रैक पड़ गई है। तो डंप यार्ड में क्रैक पड़ गया, क्या रीज़न था इसका? रीज़न यही था कि टॉप सॉइल और स्टोन को साथ में मिला के डंप किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम जो ओबी हमारा वीक ओबी होता है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ओबी को हम डंप करते हैं तो वो स्लाइड करता है। स्लाइड करने के कारण क्या होता है, ये क्रैक पड़ जाता है। ठीक है, और इसके नीचे में क्या है कि पानी भी है, तो पानी दिखाता हूँ और थोड़ा सा देखिए साइड। ये देखिए, ये क्या है कि नीचे में पानी भी है। पानी क्या करेगा, अगर मट्टी जाएगा पानी में तो पानी मट्टी को पकड़ लेगा ऐसे करके और फिर भारी कर देगा उसे, और जब भारी होगा तो क्या होगा, मट्टी खींच के जाएगा नीचे और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब कुछ जाएगा तो क्रैक बनेगा यहाँ। इसीलिए बोला जाता है डंप यार्ड के इन एंड अराउंड कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन किसकी है, ये कोई ओपन कास्ट माइंस चली होगी यहाँ पे, रिक्लामेशन तो किया नहीं किया, तो इन्हीं यही लोगों को जब कॉन्ट्रेक्चुअल मिला इसको तो फिर ये इसी में डंप करना शुरू कर दिया। डंप करते भी तो सेल का करते डंप, लेकिन इसमें मिला के डंप करना शुरू कर दिया इन्होंने, टॉप सॉइल का भी प्लस सेल का भी, जो सैंडस्टोन मिला उसका भी। ठीक है, तो इसी कारण से वहाँ पर क्रैक आपको दिख रही है। ठीक है, ये आपको क्रैक दिख रही है, स्लाइडिंग हुई होगी तो फिर क्रैक दिख रही है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इसमें ये लोग प्रिकॉशंस कुछ नहीं भी लेते हैं, फिर भी चलता है। लेकिन यही अभी रेनी सीजन आ जाती तो दिक्कत हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये लोग सेल को लाके डंप कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद ये झप गया, उसके बाद थोड़ा सा इसका प्रिकॉशन लेकर थोड़ा सा पीछे हट के यहाँ से डंप करना शुरू कर देंगे, फिर इनका चलता ही रहेगा। यही सब क्या होता है कि रेनी सीजन में वीक जोन्स होती हैं, इसके कारण ग्राउंड वाटर इसमें घुस जाते हैं, उसके बाद फिर स्लोप को स्लाइड करवाते हैं। तो हर चीज़ों को हमें हमें देखना है, समझना है। ये सारी चीज़ें मैं सब जस्ट टचअप करके निकल रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। एज ए डेमो क्लास है तो उतना डीप में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हम आपको सिर्फ हिंट दे देते हैं सब कुछ का। हाँ देखिए, ये तो आप देख लिए कि पानी है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली हमारी बर्म है। ठीक है, ये जो हमारी दिख रही है ये हमारी बर्म है। ठीक है, ये बर्म है हमारी। ठीक है, हाँ ये फोटोज देखिए, ये क्या है। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ है इसे हम डंपर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की जो ये वोल्वो कंपनी के हैं तो इसे हम डंपर बोलते हैं। दो तरह की डंपर्स यूज़ होते हैं ज़्यादा करके, भारत बेंच, BENZ, भारत बेंच, और वोल्वो। वोल्वो का कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है, 1.25 करोड़ रहता है, इसका लगभग 70 लाख रहता है भारत बेंच का। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल के हाथ में आता है ज़्यादा करके वो लोग इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जो कि हमने आपको बताया था कि टॉप सॉइल को यहाँ रखें, फिर यहाँ पर क्या रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर सेल को रख दिया, फिर यहाँ पर टॉप सॉइल को रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर सेल को रख दिया, तो मिक्सअप करके डालते जा रहे हैं। टॉप सॉइल का ये वाली टॉप सॉइल का जो डंप है वो थोड़ा दूर है, और जो इसका डंप है ओबी डंप जो है, इसका क्या बोलता है, सेल वगैरह का, हार्ड स्ट्राटा का, वो सामने है। तो लीड को घटाने के लिए, अपना डीजलिंग को कॉस्ट को घटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि दोनों मिला मिला के डालना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर इस पर कोई केस कर देता है तो फिर पैसा सा देके छूट जाएंगे, और क्या। केस अगर कोई मान ले कर दिया वहाँ पे एक्टिविस्ट कि सर यहाँ पे टॉप सॉइल को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है टॉप सॉइल को बर्बाद किया जा रहा है, तो तुरंत वहाँ वो दिल्ली से आएगा, और फिर मतलब कि जस्ट लेटर ही आएगा, और फिर कमाने का जरिया बनेगा। इन लोग पैसा सा पे करके फिर छूट जाएंगे, फिर इन लोग का काम इसी तरह चलते रहेगा, कुछ नहीं होना है। ठीक है, लेकिन आप मैनेजमेंट बने तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई एक्सीडेंट अकर ना हो। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये लोग मिला मिला के सब डंप करते जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। ये देखिए टेलीस्कोपिक डंपिंग की है, ये महालक्ष्मी की माइंस है। ठीक है, अच्छी तरीके से ये लोग थोड़े से अच्छे रहते हैं, ये काम अच्छा करते हैं ये थोड़ा। ये हमारी टेलीस्कोपिक डंपिंग है।
ठीक है। और ये माइन से ही निकल रहा है हमारा जो मटेरियल है, माइन से ही निकल के ये हॉल रोड को फॉलो करते करते फिर से इनका लीड थोड़ा लंबा हो रहा है और फिर जाके ये लोग डंप करेंगे उधर। ठीक है, जो डिस्टेंस इनका जहाँ पर डंप करेंगे वो लीड थोड़ा लंबा हो रहा है, दिख ही रहा होगा आपको रास्ता। ये थोड़ा माइंस माइंस का पूरा व्यू शायद नहीं आया इसमें। ठीक है, तो जो लीड है इनका थोड़ा लंबा पड़ गया। ये यहाँ यहाँ कहीं ये कोयला का फेस होगा। ठीक है, ये यहाँ से ट्रैवल करते 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 इधर से आके आके इधर से आए, फिर लोग लंबा जाते हैं, फिर घूमते हैं, और डंपिंग का तो जगह इनका यहाँ है। तो लीड थोड़ा लंबा हो गया, डीजलिंग थोड़ा इनका ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो लीड के बारे में आपने समझ लिया, टेलीस्कोपिक डंप के बारे में समझ लिया, उनके प्रोविजंस के बारे में हमने देख लिए, फिर हॉल रोड के बारे में भी हमने समझ लिया, बेंचेस को हमने देखे, और अल्टीमेट स्लोप अच्छा से डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि वर्टिकल वॉल टाइप से था वो। तो वो लास्ट स्टेज में जब आती है हमारी ओपन कास्ट माइन, जब हमारी बाउंड्री के पास पहुंच जाती है, तब जो स्लोप बनाती है उसे हम अल्टीमेट स्लोप कहते हैं। ठीक है, उसको थोड़ी सी हम समझेंगे, हम थोड़ा और देख लेते हैं। हाँ, ये हमारी इनलाइटिंग लाइफ्स की बैनर है। कुछ भी है तो इसमें अगर आपको नहीं मिला तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके आप कोर्सेज़ को के बारे में अच्छी तरीके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, फी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, और द लिमिटेड डिस्काउंट इज़ 30% फॉर दोज हु टेक एडमिशन बिफोर 12/7/2021। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर, कल हम थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए थे इसके बारे में, तो बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। ठीक है, हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा बहुत ही नॉमिनल फी स्ट्रक्चर रखी गई है, ताकि हर कोई रीच आउट करे इसे, और जो वीक से वीक सेक्शन के लोग हैं उसे भी रीच आउट करे, और जो कहीं ट्यूशन कर भी रहे हैं तो उसे भी लगे कि नहीं नॉमिनल है, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको डाला, ये फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखी गई है, और हो सकता है इसका फ़ी स्ट्रक्चर फिर इन्हेंस हो जाए, एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग अवेल कर लें इसे। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के साथ आई है ये। एक सेकेंड रुकिएगा, पार्टिसिपेंट्स आए थोड़े। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके ऊपर से 30% डिस्काउंट भी दे दी गई है। तो इस टोटल 105 रुपये में आपको वर्किंग मशीनरी और ब्लास्टिंग कराई जाएगी, और ये बस आपके तक रीच बनाने के लिए की गई है। ये कब इसके कॉस्टिंग हाई हो जाएगी पता नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसके कोर्स की डिज़ाइन की गई है, और इसमें सारे ही कॉम्पिटिटिव को भी बहुत अच्छी तरीके से लिया गया है। सर कोर्स बाय कहाँ से होगी बताएं ना, कोर्स बाय कहाँ से होगी, रजिस्ट्रेशन किए होंगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिए और कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी तो दिया होगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल से भी आप कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में 530-40 मेंबर्स हैं, तो आप ही लोग में से कोई होंगे वो से। ठीक है, तो ये कोर्स की फ़ी स्ट्रक्चर है 30% डिस्काउंट के साथ, ये आपको अभी अवेल कराई जाएगी 12 तक। ठीक है, 12 तारीख तक अवेल कराई जाएगी, 12/7/2021 तक। उसके बाद फिर 150 करके ली जाएगी, और कब इसकी प्राइसिंग इन्हेंस हो जाएगी पता नहीं इसका, एज अर्ली पॉसिबल आप लोग ले लें, नहीं तो फिर इसकी प्राइसिंग इन्हेंस हो जाएगी। एंड हाँ, ओपन कास्ट को 3 भागों में बांटा गया, वर्किंग मशीनरी ब्लास्टिंग। सर अंडरग्राउंड वाला भी शो कीजिए, ठीक है, दिख रहा है, सभी 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 दिखेगा, सभी दिखेगा। ठीक है, तो वर्किंग मशीनरी ब्लास्टिंग हो गई है ये, और 3 भागों में बांटा है हमने इसे, और ये नियर अबाउट आपके 10 लेक्चर्स ईच आपके पड़ेगी, और होल आपको डिस्कस किया जाएगा विथ फील्ड एक्सपीरियंस एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव जोन, बोथ विल बी कवर्ड। ठीक है, फुल बेसिक्स के साथ होंगी, और जिस तरह आपने पढ़ रहा आप लोग पढ़ रहे हैं, ये तो डेमो क्लास था, तो पार कर दिया मैंने, लेकिन हर विषय के बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड के बारे में आप देखिए, अंडरग्राउंड को 5 भागों में बांटा गया है, वर्किंग मशीनरी, रॉक मैकेनिक्स एंड सपोर्ट, ब्लास्टिंग, वेंटिलेशन। ठीक है, इन सब का भी फी स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल। मार्केट प्राइस आप जाइए तो वेंटिलेशन की आपको 2000 में पढ़ाई जाएगी धनबाद जोन में, और वर्किंग की आप पढ़िए तो उसके भी 2000 लगेंगे, रॉक मैकेनिक्स के भी 2000। तो इस हिसाब से आप देखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, और आपको इसमें एक्सपीरियंस भी समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, फोटोज़ वगैरह देख के आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, पेशेंस रख के आप लोगों ने सुना तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, और कोई भी क्वेश्चन अभी तो कुछ रह भी नहीं गया होगा, सारा ही चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम उसे डिस्कस कर दें तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ छूट गया। ठीक है, ये सारा चीज़ें आप लोग सब आप लोगों ने देख लिया। लिमिटेड डिस्काउंट इज़ 30%। ठीक है, द लिमिटेड डिस्काउंट ऑफ 30% इज़ फॉर दोज हु टेक एडमिशन बिफोर
यस सर, ऑल डाउट आर क्लियर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया सर, बहुत ही अच्छा फी है, इसे सब ही स्टडी कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए बनाई ही गई है ये इसीलिए भी बनाई गई है। और ये कंसेप्ट जो है ये थोड़ा सा न्यू न्यू कंसेप्ट है। टेलीग्राम में किस नाम से चैनल है सर? इनलाइटनिंग लाइव्स के नाम से ही है। ठीक है, वो यूट्यूब में आप जाइए, यूट्यूब में आपको लिंक, वहाँ से सारी ही लिंक मिलेगी, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ ही वहाँ पे दिया गया है। और कल की डेमो क्लास भी वहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया। और आपके समझने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें लिख भी दी गई है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लिखा था मैंने, लेकिन लग रहा है इसे सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, हिंदी वगैरह डाला नहीं। हिंदी हिंदी भी होगा, कहीं ना कहीं होगा वो भी। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्या क्या रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं। टॉप सॉइल शैल बी केप्ट एट ए सेपरेट प्लेस। ये एकदम सही बात है कि टॉप सॉइल जो हमारी होगी वो उसे हम अलग जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब हम रिक्लामेशन करेंगे, जब रिक्लामेशन तो हमने अभी देखा ही नहीं, स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं, बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ के आया। बस आपको थोड़ा सा देना था, एक व्यू देना था कि क्या हमारी कोर्स स्ट्रक्चर किस तरह से होंगी, उस हिसाब से थोड़ा सा जो कुछ भी था टॉपिक्स उसे हमने बना के लेके आए हैं। और टॉप सॉइल को हम तो अलग अलग जगह पे करेंगे ही। ठीक है, क्योंकि रिक्लामेशन के बाद हम टॉप सॉइल को उसके ऊपर डालेंगे। और जो सीड बॉल्स मतलब कि तरीका है, जो हमारा सीड बॉल फेंकने का तरीका, या फिर अलग अलग तरीके से जो ईएमपी बनाते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, ईआईए बनाते हैं, इन्वायरमेंट असेसमेंट प्लान बनाते हैं, उसके अनुसार से हम फिर उसको टैकल करेंगे और रिक्लेम करेंगे टू गिव आवर इन्वायरमेंट अ बेटर सिनेरियो। ठीक है, कम से कम अच्छा नहीं दे सकते थे, कम से कम जैसा वो रूप में था, कम से कम उस वो रूप तो दे दिया जाए इन्वायरमेंट का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ईएमपी और ईआईए के जरिए सारे रिकॉर्ड्स को रखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब रिक्लेमेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्लोप एडमिट। ठीक है, स्लोप इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखे थोड़ा सा, ये फिर कट जाता है इसीलिए। ठीक है, स्लोप एंगल शैल नॉट एक्सीड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 37.5 डिग्री। ठीक है, ये तो आपके सामने डिस्कस कर ही दी गई कि स्लोप एंगल सेल नॉट एक्सीड एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होगा, और इन एनी केस 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ स्पॉइल बैंक एक्सीड्स 30 मीटर डंपिंग शैल बी डन इन द फॉर्म ऑफ बेंचेस टेलीस्कोपिक डंप। ये भी आपके सामने डिस्कस कर दी गई। इन सच केसेस टेलीस्कोपिक, ये भी आपको आपको बता दी गई, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल टो ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट बी एक्सटेंडेड विद इन 100 मीटर ऑफ रेलवे पब्लिक रोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो टो होगा, जो हमारा स्पॉइल बैंक है, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। ये नहीं बताया हूँ, ये इसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो हमारा स्पॉइल स्पॉइल डंप है, और जो हमारा क्या क्या है, रेलवे पब्लिक रोड, या मान लीजिए कि रेलवे ये पब्लिक रोड है, ये मान लीजिए कि हमारा स्कूल वगैरह है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, ये हमारा 100 मीटर है। इसे थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, ये हमारा 100 मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, तो इसके अंडर नहीं आनी चाहिए, ये सब ये लाई नहीं करनी चाहिए, ये इसके बाद लाई करेगी। ठीक है, ये इसके बाद लाई करेगी, ये 100 मीटर के अंदर लाई नहीं करनी चाहिए, ये सब 100 मीटर के बाद लाई करेगी। और इसके बीच में क्या होगा कि फेंसिंग डाल दिया जाएगा, ताकि इसमें कोई पर्सन अंदर ना आ जाए और कुछ हैपन ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन से ये सब आप देख भी लीजिएगा, ये सब तो हमने डिस्कस कर ही दिए हैं सारी चीज़ें को। और ये तो हमारी, ठीक है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ हॉल रोड व्हेन वन वे इज नॉट प्रैक्टिकेबल। जब वन वे इज प्रैक्टिकेबल नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो 3W+5 रखेंगे। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर दी गई है। ठीक है, और क्या, स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप कैन बी इनहेंस्ड बाय। ठीक है, स्टेबिलिटी ओवरबर्डन डंप जो है, जो हम डंप यार्ड आपको इतना देर से दिखा रहे थे, उसका स्टेबिलिटी को किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, पेड़ वगैरह लगा के, यूजिंग स्लोप स्टेबिलिटी रडार। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी रडार इस तरह करके वो डिसेंटीना टाइप से होता है, इससे ऐसे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है, और जो बेंचेस है हमारी, वो उस वहाँ वहाँ पे जाके स्ट्रक करके और
कुछ भी अगर उसमें मूवमेंट है बेंचेस वगैरह में, तो ये रिकॉर्ड करके 2 to 3 आवर्स पहले एडवांस में ही वो बता देती है कि ये स्लाइड करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, केबल केबल ग्राउटिंग के ज़रिए भी, अगर जो हमारा डंप होगा उसमें हम केबल ग्राउटिंग भी ऐसे करके केबल ग्राउटिंग करके बांध भी सकते हैं इसे हम, तो उसको स्लाइड होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्या है, क्लियरेंस बिटवीन ओवरहेड लाइन एंड ओवरबर्डन डंप। तो क्लियरेंस बिटवीन ओवरहेड लाइन एंड ओवरबर्डन डंप तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये उस जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप समझ भी सकते हैं कि जो ओवरबर्डन डंप है, यहाँ डंप करते जा रहा है, इसका हाइट तो इनहेंस करते ही जाएगा, ठीक है, इसका हाइट तो इनहेंस करते भी जाएगा, तो कितना हम रखें क्लियरेंस, ये तो चेंज होते ही जाएगा, ये तो वेरिएबल है, ये कभी यहाँ आ गया कभी यहाँ आ गया, तो चेंजेस होते ही जाएंगे। तो जो डंप यार्ड से होता है वो कोई कुछ नहीं होता उसके बारे में, नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पर रहता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग, कुछ नहीं, चलिए, ग्राउंड फॉर डंपिंग शुड बी फ्री फ्रॉम जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फार फ्रॉम एक्टिव ब्लास्टिंग, सही बात है। ये जो ग्राउंड फॉर डंपिंग होगी, जहाँ पर हम डंप करेंगे मटेरियल को, वो जियोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं होगी, जियोलॉजिकली डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, जो हमारा स्पॉइल बैंक है वो फेल कर जाएगा ना, जियोलॉजिकली डिस्टर्ब होगी तो उसमें लोड और ज़्यादा हम देंगे तो क्या होगा, वो फेल कर जाएगी। तो जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड एरियाज में डंपिंग नहीं की जाएगी, और ये एक्टिव ब्लास्टिंग के साइड से बहुत दूर होगी, ताकि ग्राउंड वाइब्रेशन के जरिए भी उसका स्लोप पे इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट बात आपको हम दिखाए भी थे कि क्या हुआ था जब हम वीकर मटेरियल को डंप कर दिए, स्ट्रॉन्गर मटेरियल को डंप कर दिए वीकर मटेरियल के ऊपर, तो क्या हुआ था, आपने वहाँ पे देखा कि वो क्रैक फॉर्मेशन कर दिया था, ठीक है। सी में क्या था, द ग्रेडियंट वेयर ओवरबर्डन इज टू बी डंप्ड शुड बी जनरली फ्लैट। आपने देखा भी होगा कि जो ग्रेडियंट था, जैसे कि देख लेते हैं आप एक बार, ये देखिए, ये जनरली फ्लैट है, ये जहाँ से डोजर भी चल रहा है, ये जनरली फ्लैट है, 1/30 to 1/40 होता है, ठीक है, 1/30 to 1/40 होता है, जहाँ पर डोजर आके डंप करता है मटेरियल को, ठीक है। ये 1/30 to 1/40 जनरली फ्लैट होता है, विच इज़ 1/30 to 1/40, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया था, ये भी हो गया था, नॉट एप्लीकेबल। जनरली द ग्रेडियंट वेयर ओवरबर्डन इज टू बी डंप, जहाँ पर डंप किया जाता है ओबी को, वो जनरली फ्लैट होगा, 1/30 to 1/40। ओवरऑल स्लोप ऑफ टेलीस्कोपिक डंप, ओवरऑल स्लोप ऑफ टेलीस्कोपिक डंप नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, ये भी हमने डिस्कस किया, सब कुछ ही बताया गया आपको टेलीस्कोपिक डंप के बारे में। व्हाट शुड बी द हाइट एंड स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ रिपोज एंड हाइट नॉट मोर देन 30 मीटर, ये भी आपको बताया गया, स्पॉइल बैंक के बारे में डिफरेंस भी बताया गया, और टेलीस्कोपिक डंप के बारे में भी डिफरेंस बताया गया। तो सारी ही चीज़ों को हमने ले लिया है और समझते हुए चले हर चीज़ों को। फिर क्या बोल रहा है यहाँ कि ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड डंप यार्ड शुड नॉट बी मोर देन, तो ग्रेडियंट ऑफ 2 हॉल रोड हो गए, एक माइंस के हॉल रोड हो गए, उसका कितना था ग्रेडियंट, बताया था मैंने आपको, 1/16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट इज़ 1/15 नहीं होना चाहिए, 1/14 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम हो सकती है, 1/17 हो सकती है, 1/18 हो सकती है। तो उसी तरह ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड ऑफ डंप यार्ड, ठीक है, डंप यार्ड की ग्रेडियंट कितनी होगी, 1/20 से ज़्यादा नहीं होगी, डेट इज़ 1/19 नहीं होगी, 1/18 नहीं होगी, 1/21 होगी, 1/22 होगी, और ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है, 1/20 से ज़्यादा नहीं रहेगी। मैक्सिमम स्पीड ऑफ डंपर ऑन हॉल रोड ऑफ डंप यार्ड शुड बी, तो 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो कल की डेमो क्लास में बताई गई थी, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं रहेगी हॉल रोड में। और जो हमारी माइंस में चलेगी वो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, उसका मैक्सिमम स्पीड होगा 30 किलोमीटर पर आवर। डंपर की स्पीड माइंस के हॉल रोड में कितनी होगी, नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर, और हॉल रोड ऑफ डंप में कितनी होगी, नॉट मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, स्पॉइल बैंक के बारे में पूछ रहा है, तो 37.5 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर हमारा पूछता टेलीस्कोपिक डंप के बारे में पूछता तो 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, और उसको कैलकुलेट करके क्या आता है 33.7 डिग्री, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप याद रखें इस चीज़ को। हाँ, तो यहाँ बोथ ए एंड बी करेक्ट है, क्या है ऊपर में,
इन केस बी में है कि इन केस स्लोप सेल नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री, इससे तो हमने पढ़ा है। और स्लोप सेल भी डिटरमाइंड बाय नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देख लिया कि उसका विड्थ कितना होगा, इसके बारे में भी हमने रीड आउट कर लिया, पढ़ लिया, अच्छी से तरीके से समझ भी लिया। फ्रॉम ए माइन ओपनिंग, यहाँ एक कंडीशन को लिया गया, माइन ओपनिंग, ठीक है, यहाँ सिर्फ माइन ओपनिंग दिया गया। और क्या क्या कंडीशन थी, रेलवे भी थी, सरफेस स्ट्रक्चर्स भी थी, उससे भी जो डंप यार्ड होगा वो 100 मीटर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये अगर 100 मीटर है तो इसका अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, इसके बाद हो सकता है रेलवे वेलवे जो भी बनाना है इसके बाद बनाइए। और उसके इन दोनों के बीच में फेंसिंग भी डाल दी जाएगी। ठीक है। पैरापिट वॉल के बारे में, पैरापिट वॉल के बारे में तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी ली, ठीक है। पैरापिट वॉल के बारे में हमने सारी ही चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली देख लेते हैं। अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आज टावर कुछ सही नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, पैरापिट वॉल इज 2 पीपल्स आर इंटर्ड। ठीक है, पैरापिट वॉल इज द फॉलोइंग डायमेंशन, ठीक है। तो विड्थ की डायमेंशन क्या बताई थी हमने आपको कि नॉट लेस देन 1 मीटर, ठीक है। बॉटम की डायमेंशन क्या बताई थी, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। और उसकी हाइट क्या बताई थी कि जो वाइडेस्ट डंपर है जो प्लाई हो रहा है हॉल रोड में, उसकी जो टायर होगी उसके डायमीटर के बराबर नॉट बराबर बोल रहा हूँ, नॉट लेस देन डायमीटर, ठीक है। जो जो उसकी डायमीटर होगी उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सारी ही कंडीशन में सही है। ग्रेडियंट ऑफ क्रॉस फ्लो, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हर्ष दुबे, पैरापिट वॉल हॉल रोड के बगल में होती है ना, हाँ सही बात है, हॉल रोड के बगल में होती है। ये देखिए क्रॉस स्लोप क्या होता है। क्या करते हैं कि क्रॉस स्लोप हम इसलिए बनाते हैं कि अगर पानी वगैरह का जमाव या कहीं से आ जाता है, रेनी सीजन में आ जाता है, या फिर कहीं से भी पानी का बहाव वगैरह आता है, तो उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 1/50 रोड को हम 1/50 इस साइड में कर देते हैं, ठीक है। इस साइड में करके यहाँ क्या करेंगे, ड्रेन कटिंग कर देंगे। ये जो पानी रहेगा बीच वगैरह में पड़ा रहेगा, इस तरह में कहीं भी पड़ा रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ढाल रहेगा, ग्रेडियंट इस साइड में ढाल रहेगा, तो ये इस साइड में बह के चल जाएगा। तो 1/50 को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 1/50 से ज़्यादा अगर रखेंगे तो डंपर लोडेड होते हैं, उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, झुकेगा ज़्यादा। और 1/50 से अगर कम अगर रखते हैं, दैट इज़ 1/60 अगर करेंगे, तो फिर क्या होगा कि सही से फिर ड्रेनेज सिस्टम हमारा इफेक्ट हो जाएगा, वो सही से नहीं होगा तो फिर हॉल रोड में हमारा अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस स्लोप हमारी आप समझ गए होंगे क्रॉस स्लोप क्या है, कि जो इसका जो ग्रेडियंट होता है हॉल रोड का, ये थोड़ा सा हम इसे इंक्लाइन रखते हैं 1/50 पर, ताकि जो पानी वगैरह का जमाव हो वो हम ग्रेडियंट के द्वारा निकास करवा सकें। ऐसे कहाँ लेके जाएंगे हम पानी को, इसे हम मेन सम्प में ले जाके चले जाएंगे, जिस तरह माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में भी करते हैं हम। ये कहीं से भी पानी सीपेज होता है तो हम उसे ले जाके सम्प में डलवा देते हैं, और फिर वहाँ से वाटर पंपिंग करके पंपिंग के जरिए हम सरफेस पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस स्लोप का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम हॉल रोड को क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं, ताकि जो हमारी पानी वगैरह है, जो कि जमाव है पानी का, वो निकल जाए, और ड्रेन के जरिए हम निकाल देते हैं उसे, ठीक है। तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए, 1/50, ठीक है। नॉट शुड नॉट बी मोर देन 1/50, ठीक है। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उससे, क्योंकि वो फिर इफेक्टिव नहीं होती है, पानी फिर निकलेगा नहीं सही से, और वो हमारा फिर हॉल रोड को इफेक्ट करेगा। पैरापिट वॉल की डायमेंशंस क्लियर हो चुकी है, ठीक है। कर्व इन हॉल रोड के बारे में भी डिस्कस कर दिया गया है कि 2W+3 फ्रॉम शेखर। क्रॉस स्लोप का डिमेरिट क्या है सर, क्रॉस स्लोप का डिमेरिट क्या है, तो मेरिट है, डिमेरिट यही है कि ज़्यादा अगर आप ग्रेडियंट पर रख दें उससे, तो क्या होगा, डंपर लोडेड होता है, उससे फिर तकलीफ होगी चलने में, ठीक है। वो अच्छा आरपीएम खाएगा, फिर आपका डीजलिंग का कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ज़्यादा आरपीएम पर चलेगा तो, ठीक है। कर्व इन हॉल रोड के बारे में डिस्कस हो गया था, ठीक है। पैरापिट वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ब्रिक वॉल की बनी होती है, ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया था। ऑन हाँ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ वन वे हॉल रोड, ठीक है। वन वे हॉल रोड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, W+5। ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड विल बी नॉट मोर देन 1/16, ठीक है। क्या है इसके बाद, ऑपरेटर विल हैव ए क्लियर व्यू, ये तो कॉर्नर के समय ही बताया गया था कि 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कि जो हमारी
हॉल रोड में जो कॉर्नर बनाया जाएगा वहाँ हॉल रोड में जो हमारा पाथ बनाया जाएगा बीच में डिवाइडर देके 2W+3 करके जो हमने आपको समझाया था, ठीक है, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। बीच में डिवाइडर रहेगा 2W+3, 2W+3 इसका रहेगा और 2W+3 इसका रहेगा, ठीक है। 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर उसे विजिबल नहीं हुई तो 40 किलोमीटर की स्पीड पे, तब हम क्या करेंगे, कर्व, ऐसा कर्व है जहाँ से कि 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर विजिबल नहीं हो रही है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे उस हॉल रोड में बीच में स्ट्रॉन्ग डिवाइडर देंगे और 2W+3 का विड्थ ऑफ रोडवे हम बनाएंगे। व्यू पॉइंट में क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं। हाँ, आफ्टर हुज परमिशन व्हीकल अदर देन HEMM कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसे थोड़ा फील्ड के हिसाब से बताते हैं। क्या होता है कि जनरली हमारी अलाउ क्या होती है हॉल रोड में HEMM चलने के लिए बनाई जाती है उसके लिए, ठीक है। अब उसमें हम किसके इजाज़त से लाइट व्हीकल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ओवरमैन हो गए, माइनिंग सरदार हो गई, वो जाते हैं विजिट के लिए, या फिर मैनेजर ही जाता है विजिट के लिए, बोलेरो लेके चला जाता है, स्कॉर्पियो लेके चला जाता है, ठीक है। तो उन सबको जो लाइट व्हीकल हॉल रोड में जो HEMM के साथ साथ लाइट व्हीकल चल सकती है, उसका इजाज़त कौन देता है, मैनेजर देता है इजाज़त, ठीक है। ताकि क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा माइंस भी होता है और बहुत सारे माइंस में तो बस भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं, तो फिर तो उतना पैदल जाना संभव नहीं है और पैदल तो अलाउड भी नहीं है। टू व्हीलर रिस्ट्रिक्ट एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपको अगर कोई भी देख लिया हॉल रोड में टू व्हीलर लेकर आ जा रहा है तो डांट फटकार से भर जाइएगा, ठीक है। तो मैनेजर अलाउ करता है लाइट व्हीकल्स को चलने के लिए अदर देन HEMM। 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में भी डील हो चुका था क्वेश्चन को। और क्या है, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ ओवरहेड लाइंस फ्रॉम दी हॉल रोड इज, तो मिनिमम क्लियरेंस ओवरहेड लाइंस की कितनी होगी हॉल रोड से। समझिए ये हॉल रोड है, ठीक है, और ये ओवरहेड लाइन पास हो रही है, मतलब बिजली की तार पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये बिजली की तार यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, पास हो रही है। तो इसकी क्लियरेंस कितनी रहेगी ओवरहेड लाइन हॉल रोड के फ्लोर से कितनी रहेगी, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर की रहेगी क्लियरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पेडेस्ट्रियन और टू व्हीलर शैल नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल ऑन दी हॉल रोड, सही बात है। रोड साइन विथ फ्लोरेसेंट पेंट्स शैल बी प्रोवाइडेड एट एवरी टर्निंग पॉइंट, जितनी भी टर्निंग पॉइंट रहेगी हॉल रोड में वहाँ पर फ्लोरेसेंट से बताया जाएगा, टर्निंग का इशारा का दिया जाएगा फ्लोरेसेंट पेंट से, ठीक है। एट एवरी कर्व पैरापिट वॉल शैल बी कलर्ड विद जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइन जितनी भी टर्निंग पॉइंट्स रहेगी उसे उसे क्या किया जाएगा, जेब्रा लाइन से पेंट की जाएगी। जेब्रा लाइन मीन्स वाइट, वाइट तो हम दिखा नहीं सकते तो यहाँ एक कलर यूज़ कर लेते हैं, जैसे वाइट कलर से हम दिखाएंगे लाइन्स को, ठीक है, वाइट रहेगी और फिर उसके बाद क्या होगा दूसरा फिर ब्लैक कलर। इस तरह से क्या होता है कि अगर अल्टरनेट कलर होता है तो ध्यान जल्दी जल्दी पड़ता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट्स में ताकि एक्सीडेंट वगैरह को ऑकर होने से हम बचा सकें, तो इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं टर्निंग पॉइंट्स में, ठीक है। तो सारी ही कंडीशन से सही है इसके बारे में, हॉल रोड के बारे में। टाइम ज़्यादा हो रही है थोड़ी, बहुत लोग कॉन्शियस भी लग रहा होगा। डिस्कस करें कि ना करें, क्योंकि वैसे भी 15 मिनट में ख़त्म ही हो जानी है। क्वेश्चंस को छोड़ दें, नो सर, और इट्स गुड, और थोड़ी सी आएगी तब कीजिए सर, सर सिर्फ बोल रहे हो, ओके सर, कंटिन्यू करें। 3-4 के बच्चे डिस्कस करें, 3-4 लोग एक आने पर डिस्कस कर देते हैं। डेमो क्लास यार कितना पढ़ोगे, अभी डेमो क्लास में पढ़ोगे फिर क्लास में, नो सर सबको डिस्कस कीजिए। विक्रम कुमार, सुमर कुमार, टाइमिंग ऑफ क्लास वो आपको बता दी जाएगी, आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको सब कुछ ही बता दी जाएगी। कुछ ब्लास्टिंग से सर, अब सारा ही पढ़ा दें डेमो में, एक तो कल अच्छी खासी कल मतलब पढ़ाया गया आप लोगों को कल, और मशीनरीज के बारे में फिर आज भी कितना ब्रॉड डिस्कशन किया। अब ब्लास्टिंग भी पढ़ा देते हैं, एक दिन अंडरग्राउंड भी पढ़ा देते हैं, वेंटिलेशन भी ले लेते हैं ना, सब पढ़ा देते हैं डेमो क्लास में, ठीक है। तो जब क्लास लेंगे तो उसमें बोरिंग बोरिंग लगेगा आप लोग को, एज यू लाइक।
चलिए देखता हूँ कितना कर सकता हूँ, 5 मिनट और चलेगा ज़्यादा से। बहुत अच्छा से समझ आ रहा है, धन्यवाद। इसीलिए कोर्स को तो डिज़ाइन ही किया गया है इसी तरह कि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, एस्केप लेन के बारे में हमारी एक शॉर्ट वीडियोज़ है, वो आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, एस्केप लेन के बारे में वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस्केप लेन बनाया जाता है। ये सीधा जब क्या होता है कि डंपर ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसका स्टीयरिंग क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। जब स्टीयरिंग ब्लॉक हो जाएगा तो ये सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में चल सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा एस्केप लेन बना दिया जाएगा, जो कि डंपर यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा। तो इसका जो स्टीयरिंग होगा वो सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, तो ये अगर चलने की कंडीशन में है तो ये रास्ता खाली कर सकता है। ठीक है, ये रास्ता खाली करके ये सीधा ही चलेगा, क्योंकि स्टीयरिंग इसकी ब्लॉक हो जाती है तो सीधा सीधा चलेगा। या फिर इसे ठेलवा के भी ले जाया जा सकता है, ठेलवा के यहाँ पर कर दिया जाएगा, एस्केप लेन में यहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है, छोटा रास्ता बनाया जाता है वहाँ पर, तो ये जो ब्लॉकेज है वो क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसकी फीचर है कि जब भी ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसका स्टीयरिंग ब्लॉक हो जाता है और स्टीयरिंग सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो इसलिए स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या होता है कि एक हम एस्केप लेन को बनाते हैं और इसे रखने का जगह हो जाता है। ये इसको हम पुश करके ले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर खड़ा कर देंगे ताकि ब्लॉकेज क्रिएट नहीं हो। ठीक है, तो ये एस्केप लेन इसकी शॉर्ट वीडियोस म्यूजिक के साथ दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके विजिट करें इनलाइटनिंग लाइव्स को। ठीक है, इन सब के बाद ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो को हम देख लेते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो हमारी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन अपॉन वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल रिजर्व्स इन टन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन अपन ओर और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग, सही है। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन अपॉन अरे यार, तो क्वेश्चन इतना पूछते हुए दिखता ही नहीं नीचे। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ओवर, सिंपली याद रखिए ओबी इन मीटर क्यूब अपॉन और कोल इन टन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओबी इन मीटर क्यूब अपॉन और कोल इन टन। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाते हैं कोल अपॉन ओबी। ठीक है, ये कंडीशन अगर आप याद रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन शायद सब्सिडरी का ही है कि BESR ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, इसका आंसर होता है ग्रेटर देन ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो। लेकिन आप इस हिसाब से चलिएगा तो ये आपका आएगा ऑर्डिनरी OSR इज ग्रेटर देन BESR आ जाएगा। तो आप इस कंडीशन को ना याद रखते हुए आप इस कंडीशन को याद रखिए कि OB अपॉन जो DJ देशमुख है उसमें यही वाला फॉलो किया गया, OB अपॉन कोल। ठीक है, तो आप एज फॉर एग्जाम्पल 8:1, 4:1, 7:1, 6:1, ना कि 1:8, 1:4। आप इसको इस तरह से याद रखिए। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, अभी पॉसिबल नहीं। अब तो क्लास खत्म होने को, अब टीम तरफ से आ भी गई है कि बंद करना है इसको। ठीक है, जितना हो गया आज के लिए काफ़ी रखते हैं, और ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। फी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली है। अब समय भी हो गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाने पर लोग फिर अपसेट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं, और लगभग हमारी 13 तारीख से नहीं तो 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओपन कास्ट की डिमांड ज़्यादा आई है, पोल में आया है कि ओपन कास्ट को पढ़ाया जाए, तो हम ओपन कास्ट से शुरू करेंगे, ओपन कास्ट वर्किंग से, ओपन कास्ट मशीनरी से, उसके बाद ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, चीज़ों को अच्छी तरीके से लेके हमने चला है। और थैंक यू सर, वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। और चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से देखा, कोई भी क्वेश्चंस को हमने छोड़ा नहीं। और डीजे में सर्कुलर वाली क्वेश्चन से और CMR के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमने लिया है। और ये तो हमारा डेमो क्लास है, ये तो अभी कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी रिलैक्सेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड और हम मिलते रहेंगे, अगर आप अगर कोर्स को हमारे ज्वाइन करते हैं तो हम मिलेंगे। और ये हमारी लास्ट डेमो क्लास थी। कोशिश करूँगा कि इसे मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है, फ़ी कितना है तो बता चुका हूँ। ठीक है, फ़ी कितना है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फ़ी कितना है बता चुका हूँ मैं। ठीक है, फ़ी कितना है देख लीजिए आप लोग। ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 12 तारीख तक, 150 रुपये एकदम नॉमिनल फ़ी के साथ ये इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो यूनिक कंसेप्ट जो हम लोग लेके आए हैं, ताकि फील्ड को अच्छी तरीके से हम कवर अप कर सकें, ताकि आप कभी भी किसी तरीके से परेशान ना हो कि आपने पढ़ाई तो की है, टॉप किया है, लेकिन आपको अगर फील्ड में छोड़ दिया जाए तो आप कुछ वहाँ पर लगेगा कि हम तो कुछ सीखे ही नहीं। ठीक है, तो उस समय आपको लगता है कि हम लेमैन जिसने काम किया, टेलरिंग का किया, प्लम्बरिंग का किया, वो तो अपना पेट पाल सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, ये फीलिंग आपको नहीं आए
तो इसीलिए आप टेक्निकल स्टडी की हैं, तो आपको टेक्निकली आपको डील किया जाएगा और फील्ड से रिलेटेड सारी ही चीज़ों को बताया जाएगा, ताकि आप सर आप नहीं करना, आपको क्वालिफिकेशंस देखना है या फिर टेक्निक्स आपको देखना है, आपके हाथ में है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। और हम लोगों ने आप कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया ताकि आपको फील्ड की सारी जानकारी दी जाए, ताकि आप ज्वाइन कर सकें। सर सॉरी, चलिए आपको समझ में आ गई, यही बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो फ़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख गई होगी, और 12 तारीख से पहले अगर आप इसे अवेल करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 105 में मिल जाएगा। और अंडरग्राउंड की कोर्सेज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे।